नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साख हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए देश कपूर सर, फाउंडर, सीईओ एंड चीफ एडिटर ऑफ दृष्टिकोण.com। पीछे कुछ दिनों में जो हमने देखा उसको लेकर काफी थरो एनालिसिस लेकर आए हैं सर। एक पैटर्न है जिसको सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बाकी देशों में ट्राई किया जा चुका है। मैं सीजीपी की बात नहीं कर रही हूँ। वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ऑन ग्राउंड, और वो एक्सपेरिमेंट्स पहले दूसरे देशों में ट्राई किए जा चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से कितनी सारी अच्छी हमारे यहाँ सीजीपी वालों को फीडबैक गई है, इनपुट्स गए हैं, डिटेल्स गए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजीज गई हुई हैं। उसके अलावा एक बात बताइए, कांगड़ा में हिमाचल के ये योगेंद्र यादव, सलीम यादव, ये संभावना इंस्टीट्यूट में किसको कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या वहां पर भारत में किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है? इज इट समथिंग लाइक दैट? देयर इज अनदर साइट कॉल्ड कैनवस। कैनवस एक आप और हम लोग भी यूज करते हैं कई बार एडिटिंग वगैरह के लिए। वहां पे क्या चल रहा है? कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे लगा देश सर काफी अच्छे से कवर करेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री, ऑलवेज गुड टू बी हियर। ये एक्चुअली बहुत लंबा है। ये एक तरह का जो फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई है, ये पूरी सबवर्जन और रिजीम चेंज की स्ट्रेटजीज थी जो बहुत पहले बनाई थी, और वो आगे उन्होंने और परफेक्ट करते रहे हैं। इनफैक्ट जो आप बात कर रहे थे कैनवस की, तो उससे थोड़ा पहले जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट का जो बनाया था, तो वो रहे हैं, दो प्रोफेसर्स हैं हमने जिनके बारे में बात भी की थी। एक थे क्लोवर पिवन और दूसरे थे जीन शार्प। हमने बहुत ब्रीफली बात की थी। तो क्लोवर पिवन की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें ये था कि कैसे क्राइसिस को क्रिएट किया जा सकता है। वो क्राइसिस क्रिएशन का जो पूरा जो फ्रेमवर्क था, वो उन्होंने खुद की बुक में और आर्टिकल्स में लिखा, जिसको बाद में बहुत तरीके से यूज किया गया। फिर एक और वो आए थिंकर, जीन शार्प। उन्होंने बताया कि कैसे सो कॉल्ड नॉन वायलेंट और मतलब बिल्कुल परफेक्टेड नॉन वायलेंट एक्शंस से, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस भी है और इवन वो थोड़ी बहुत वायलेंस भी होती है इनमें, राइट। वो उन्होंने लिखा 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। तो उसको बेसिस बना के तो क्लोवर्ट पेमन ने सिखाया कि क्राइसिस कैसे क्रिएट की जा सकती है। जीन शार्प ने ये दिखाया कि कैसे वो डिस्ट्रप्शन जो है उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको कैसे वो ट्रांसलेट करो एक पॉलिटिकल पावर के लिए। तो दोनों को मिलाकर जो वो फ्रेमवर्क्स बने, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि सर्बिया में मिलोसेविच एक डिक्टेटर था 1990s में। तो उसको निकालने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम था ओथपोर। ओथपोर का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस। तो उन्होंने रेजिस्टेंस का नाम देकर वो पूरी मूवमेंट तैयार की। उसमें उन्होंने दे यूज सटायर, दे यूज जोक्स। उन्होंने मजाक वो कैसे उसको यूज करना है, ह्यूमर को कैसे यूज करना है, उन्होंने वो सब चीजें की। और उस चीज को यूज करके और एक रेजिस्टेंस वाला फ्रेमवर्क यूज करके, और जीन शार्प ने बहुत उसने एक्चुअली खुद वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी वो 1950s में। इनफैक्ट उसने गांधी का भी तरीके वो बीच में डाले, और उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि कैसे आप एक पावर सेंटर को आप हिला सकते हो। तो वो जो है जो स्ट्रेटजीज थी वो ओथपोर वाले जो लीडर्स थे उन्होंने यूज की। तो उन्होंने जब मिलोसेविच को बाहर निकाल दिया और वो अल्टीमेटली जेल में मारा गया, पर उन्होंने उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था कैनवस। वो कैनवस जो है जो उन्होंने शुरू किया, उसमें उन्होंने टूल किट्स बनाई, उन्होंने तरीके बनाए कैसे एक मूवमेंट को शुरू करना है, उसको सस्टेन करना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि आप एक पावर सेंटर को हिला सको और खुद के अपने लोग वहां डाल सको।
जी, तो मैं हाँ, हाँ जी। तो ये पूरा जो तरीका था जो उन्होंने वो शुरू किया कैनवस ने, वो हर जगह यूज़ हुआ। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि कैसे सटायर और ह्यूमर को यूज़ किया जाए। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन नाम, एक सैटिरिकल नाम रखो, क्योंकि ऐसे राइनोसेरस पार्टी भी बनी है और बियर लवर्स पार्टी भी बनी है जिन्होंने रेजिस्टेंस किया है कनाडा वगैरह में। ऐसे ही लाइक इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी वो नाम रखा। और दूसरा इन्होंने सो कॉल्ड ह्यूमर को यूज किया, जोक्स को यूज किया, इवन गालियों को यूज किया। उसका उसका यूज ना बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत डेंजरस भी है। पहले हम बात करते हैं जो अब्यूज और गालियों की इन्होंने का वो हथकंडे अपनाए, और खास तौर से लड़कियों के थ्रू। तो विमेन ने एक्चुअली वहां पर, और खास तौर पे यंग जेंजी लड़कियां जो हैं, उन्होंने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी। और उसका जो वो रीजन था, और इसको ये आई डोंट थिंक ये एक रैंडम चीज थी, इसको प्रमोट किया गया और बार बार इसकी रील्स बनाई गई। और इसका जो रीजन है वो ये है कि आप एक इंसान को डीह्यूमनाइज कर सकते हो। एक एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि आज तो पावर है, कल को ये मोदी निकल जाएगा। और वो ऐसे ही बोलते हैं कि मोदी निकल जाएगा तो फिर मोदी और बाकी लोगों को पकड़ के लोग सड़कों पे मारेंगे। तो आप समझ रहे हो उनका उनका इंपोर्ट क्या है, कि जिस दिन कांग्रेस आई उस दिन बीजेपी और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनको वो सड़क पे आम लोग मार सकेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा। अगर आपको बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि गांधी असैसिनेशन के बाद कांग्रेस ने वहाँ महाराष्ट्र में ब्राह्मण्स को मारा था। करीब 5 से 8 हजार ब्राह्मण मारे गए थे। उन्होंने वीर सावरकर के भाई को बाहर निकालकर सड़क पे लिंच करके मारा था, और किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक इंसान को आप डीह्यूमनाइज कर दो, उसको एक सब ह्यूमन वो सिंबल बना दो कि ये तो है ही ऐसा, ये बेकार है, फलाना है, ढमकाना है, फिर उसको खत्म करने से और आपकी जो मॉरल, आपके अंदर जो मोरालिटी है, उसको वो पूरी तरह से नम करने से कोई रोक नहीं सकता फिर। तो ये गालियां देना, ये मजाक उड़ाना, वो जिस तरह के पोस्टर बनाए हुए थे मोदी जी और बाकी जो हिंदूज के खिलाफ। आपको याद रखना होगा कि बीजेपी, मोदी जी और आरएसएस, दे आर अ प्रॉक्सी फॉर ऑल द हिंदूज। जब इन्होंने हिंदुओं को गालियां देनी होती है ना, तो वो आरएसएस, मोदी जी और बीजेपी को गालियां देते हैं। ये पैंतरा इवन इंग्लैंड में लेस्टर में यूज हुआ था। ये पैंतरा इवन खालिस्तानी यूज करते हैं। वो गालियां देते हैं आरएसएस को और बीजेपी को और उसको, पर जब वो वाकई में अपने पूरे वो वेश में आते हैं तब वो हिंदुओं को गालियां देते हैं। बिकॉज यही एक तरीका उन्होंने यूज किया है हमेशा। तो इसीलिए हमें बड़ा सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। पहले भी कांग्रेस ने नेहरू के टाइम में उन्होंने यही किया था कि कोई अगर कभी जाता था किसी आरएसएस के फंक्शन में या प्रोसेशन में, उसको जॉब्स वगैरह से निकाल दिया जाता था। एंड दिस हैज ऑलवेज हैपेंड। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कांग्रेस रिजीम, ऑलवेज। ये पहली बार नहीं हो रहा। वो गाय की रक्षा करने के लिए जो आए थे साधु, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी दिल्ली में, और मीडिया उनके पूरा साथ देता है, एक चीज कभी बाहर नहीं आती। तो इसलिए बड़े ध्यान से सोचना होगा कि ये गालियां जो दी जा रही थी, ये क्यों दी जा रही थी। ये मजाक जो किया जा रहा था, सो कॉल्ड मजाक, ये क्यों किया जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यूज ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, एंड सटायर, इसका एक बड़ा वो इम्पोर्टेंट रोल होता है इन दीज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। उसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप क्या करोगे?
आप उसके मजाक को आप एक फोर्स के साथ वो खत्म करने की कोशिश करोगे, अगर आप फोर्स के साथ खत्म करने की कोशिश करोगे आपका और बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे स्ट्रैटेजी के खिलाफ यू कैन नॉट यूज फोर्स, यू कैन नॉट सिट क्वाइटली ऑल्सो, क्योंकि अगर आप चुप करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, तो आपका मजाक और वो बढ़ता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो इस चीज से फाइट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जो भी वो मूवमेंट है या जो भी उनका वो तरीके हैं उसको डिफ्लेट कर दो। पहली बात यह है कि ह्यूमर का जवाब ह्यूमर से दो, और अगर कोई मॉक कर रहा है आपको, उसको आप सह लो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद के अंदर, आपने जो काम किया है। बिकॉज अगर आपको कॉमेडी जो हो रही है दूसरी तरफ से, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आप एक उस फॉर्म में आना पड़ेगा। आप एक मैच्योर सेल्फ कॉन्फिडेंट अपना सेल्फ दिखाओ। ये पर खुद का भी मजाक उड़ाओ, वो खुद का भी एक तरह से वो कहते हैं सेल्फ तो डेप्रिकेटिंग। आपको नहीं लगता ये जो मोदी जी इंस्टाग्राम पे उतर आए कुछ वैसी है? क्योंकि कई बच्चे उनको ऑनलाइन वीडियो बनाना सिखा रहे हैं, मोदी जी आपने फोन ना ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको ऐसे पकड़िए और बैकग्राउंड ऐसे रखिए, एस्थेटिक ऐसे रखिए, लाइक यू नो छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे उनको बता रहे हैं वीडियो बना के कि डू यू थिंक इट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन? या बिकॉज सी मोदी जी ये जो है ना, लाइक मोदी जी इज बिकमिंग ट्राइंग टू बिकम मोर लाइक रेलेवेंट, like more like easy conversant with Gen Z। तो उन्होंने क्या किया है कि जब वो ऐसे बात करते हैं और बाकी लोग आके उनको समझाते हैं कि आप ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो कहीं ना कहीं वो बाद में वो खुद का भी एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर यूज करेंगे, वो करते भी हैं। इनफैक्ट जेनजी के साथ वो वीडियोस हैं उनकी, जब वो गेम्स खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसमें फंसना नहीं चाहता, मैं फंस गया तो फिर मैं खेलते ही चला जाऊंगा। ये तो वो खुद का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो ये जो तरीका होता है, यही एक तरीका होता है कि जब पॉलिटिकल सटायर होता है, जो कॉमेडी के साथ होता है, उसका तोड़ यही है। अ लीडर हु कैन लाफ एट हिमसेल्फ actually denies the oxygen to that joke. I'll show you that video particularly, क्योंकि ये बच्चे का मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो सिखा तो रहा है, and this is really cute। इधर से देखो ना, छवि मोदी जी ऐसे नहीं पकड़ते कैमरा, ऐसे पकड़ते। ये क्या है, इधर से देखने में अच्छा भी लगता है, आवाज भी वैसी है। अब ऐसे मत पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे तो अच्छी भी लगती हो। तो अगली बार से जब एडवाइस जब वीडियो बनाओ ना, तो यू बनाया, ठीक है? एक और दिखाती हूँ। एक तो बंदे ने सीरियसली बनाया हुआ था, एंड देन वी गो ऑन टू द वेरी सीरियस डिस्कशन एक्चुअली, जिसके लिए हमने आज स्टार्ट किया था। जस्ट अ सेकंड, लेट मी गेट इट ऑन द स्क्रीन, बिकॉज ऐसे कई लोगों ने उनको वीडियो बना के ना वो सिखाने की कोशिश की है कि आप गलत बना रहे हो। ऐसे भी पुराना हो गया थोड़ा। मोदी जी जेनजी बनने का ट्राई कर रहे हो आप, मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोले फ्रेंड्स, लेकिन देखो उतना फर्क नहीं पड़ा जेनजी को, क्योंकि फ्रेंड्स ना पुराना हो गया थोड़ा। इसीलिए अगले वीडियो के लिए मैं आपको 5 टिप देता हूँ, 5 टिप आप फॉलो करो, फिर देखो आप रील ऐसे स्टार्ट करो, यो व्हाट्स अप गैंग ऐसे बोल के स्टार्ट करो, देखो पूरी जिंदगी फट जाएगी। ये मोदी जी ने क्या बोल दिया। दूसरे नंबर पर लेडी समाज के लिए आप बोल सकते हो, हे बेस्टी। मतलब इनके थोड़े से लंबे मैं जानबूझ के लिमिट कर दूंगी यहाँ पे, बट लेट्स गेट ऑन टू द वेरी सीरियस कॉन्वर्जेशन, बिकॉज ये जो गाली गलौज हो रहा था, ये जो रील्स आ रही थी, उनको हैंडल करने का तरीका बहुत जरूरी है सीख लें, क्योंकि ये दे हैव टेस्टेड वाटर्स, इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज। ये पहले टेस्ट हो चुका है। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, आप ये दिखा रहे थे, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। जब उन्होंने, याद है एक फर्स्ट विजिट की थी न्यूयॉर्क में, जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इन्होंने किया था वो बहुत बड़ा शो। उससे पहले ये एक सिंगर है, उसके स्टेज पे गए थे इन सेंट्रल पार्क, और वहां उन्होंने वो यूज किया था कि may the power be with you and all that। वो सारे लोग बहुत हंस रहे थे। तो इन्होंने मोदी जी knows how to actually relate to young people। वो पूरा यंग वो क्राउड था, मतलब वो एक सिंगर था जो वो बहुत सारे लाइक उसके जो फॉलोअर्स थे और जो उसके फैंस थे वो वहां थे, एंड ये मोदी जी वहां गए उस फेस्टिवल में, एंड ही एक्चुअली स्पोक समथिंग।
तो मोदी जी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट. बट जो दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि जो एक ग्रीवेंस होती है जिसके ऊपर ये ह्यूमर को क्रिएट किया जाता है, राइट? अगर आप वो ग्रीवेंस को अगर निकाल दो, वो दर्द जो है या वो जो चीज है, जो प्रॉब्लम है, अगर आप उस इशू को अगर आप निकाल दो जिसके ऊपर ह्यूमर का वो पूरा जन्म हुआ है, तो दैट बिकम्स अ वे टू एक्चुअली फिनिश दिस ऑफ. मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी की वो हुआ रेजिग्नेशन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कम से कम, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि वो रेजिग्नेशन तो पहले दिन में भी दे सकते थे, वो बाद में भी दे सकते थे. अल्टीमेटली वो बिल्डअप होता रहा और सबको ये लगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो पूरी ईगो में है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन देने ही नहीं देगी. इनफैक्ट बहुत लोगों ने ये साफ बोला कि ये जो है वो गवर्नमेंट बहुत ईगोटिस्टिक है, ये तो वो रेजिग्नेशन देगी नहीं बिकॉज इन्होंने वो ठान लिया है, ये इनकी ईगो प्रॉब्लम बन गया है. उन्होंने इस वजह से पूरा अपना जोर एक ही चीज में लगा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन हमें चाहिए. अगर वो नहीं मिलेगी तो हम बात ही नहीं करेंगे. वो उस चीज को खींचते हुए चले गए उस पॉइंट तक जब वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई. उसके बाद धर्मेंद्र जी ने रिजाइन किया. फिर उसके मतलब बाद बलून को पूरा इन्फ्लेट मतलब पूरा पंप हाँ. करके हवा भरने दिया एंड देन इन्होंने एक पिन मार दी. हाँ, इन शॉर्ट, बिकॉज आपने देखा होगा जैसे धर्मेंद्र जी की वो हुई रेजिग्नेशन हुई, उसके 1-2 घंटे बाद ही न्यूज आई कि उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया. तो ये बहुत सही तरीका था टू एक्चुअली फिनिश ऑफ दैट. एंड ये अगर आगे चलता रहता तो, क्योंकि हर बार अब उन्होंने ठान लिया था कि वो पार्लियामेंट पे 5,000 लोग या 4-5 हजार लोग वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे. अगर 4-5 हजार लोग पार्लियामेंट की तरफ जाते उनको आप कैसे रोकते? आप गोलियां मारते, आप लाठियां वो मारते. अगेन वो प्रॉब्लम बन जाता है. अक्रॉस द कंट्री राइट्स होती. सर अब आते हैं ये संभव, कैनवास, जीन शार्प, जी इन पे आते हैं. तो ये जो है जो संभावना जो उन्होंने बनाई है, जो एनजीओ है, ये बनाई है प्रशांत भूषण जी ने और उनके जो साथी हैं. इसमें सारे योगेंद्र यादव, वो पूरा जो गैंग है जो सोरस और बाकी लोगों के साथ मिलता है, वो पूरा गैंग है उसमें. हर्ष मंदर, कविता कृष्णन, ऑल दोस पीपल आर देयर. एंड यूएसएड बहुत लोगों का, इनफैक्ट वो न्यूयॉर्कर का आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा होता है कि कई उसके जिनसे उन्होंने बात की वो साफ बोलते हैं कि यूएसएड इज एक्चुअली अ फ्रंट फॉर सीआईए. दैट्स व्हाट इट इज. सो अब वो जो है यूएसएड, उसके जो सारे लोग जो हैं और जो उसके साथ लिंक्ड हैं, वो ही हैं इसमें संभावना में. एंड जिस तरह से मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा है और जिस तरह से उसकी जो पूरा काम वो जो है उसके एक्शंस जो हैं और जो उनकी जो मिशन है, उसके हिसाब से देखो तो आई थिंक दिस इज एन इंडियन वर्जन ऑफ कैनवस. और व्हाट इज कैनवस? कैनवस जो मैंने बात की थी ना, जो सर्बिया में उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मतलब हाँ उसी का ये वो रेप्लिका है. रेजीम चेंज ऑपरेशंस के लिए उन्होंने बनाई थी. तो ये उसका एक वो बहुत अच्छा वो है रिप्रेजेंटेटिव. बिल्कुल कॉपी है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिमाचल में तो इनकी कांग्रेस की सरकार है, तो कांगड़ा में ये कुछ भी करें, वहां पे 500-700 लोगों के साथ बैठ के कोई भी प्लान करे तो नोबडी इज गोइंग टू इवन चेक एंड इट विल नॉट बी फ्लैग्ड आल्सो टू मच, राइट? सी अब तक ये ना ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं, रेजिस्टेंस और डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, इन सब बातों को यूज करके ये आगे ऐसी चीजों को बढ़ाते हैं. पर इस जो ये सीजेपी का जो हुआ, उसमें योगेंद्र यादव की वो एक इंटरव्यू जो है बीबीसी के साथ, जिसमें उन्होंने बोला अब भारत का भविष्य इलेक्शंस नहीं, मॉब्स तैयार, वो मॉब वो तय करेगा, सड़क से तय होगा. और ऐसे ही वो रेजिस्टेंस वो तय करेगी और डेमोक्रेसी वो तय नहीं करेगी. ये जो एक बात जो उन्होंने कही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सीधा खिलाफ जाती है.
इसके बाद उनके पास कोई तरीका नहीं है टू एक्चुअली लुक गुड. इनफैक्ट हम सबको इस बात पे बार बार बोलना चाहिए कि व्हाट इज इन देयर माइंड, बिकॉज ये बड़ा क्लियर है कि दे डू नॉट वांट इलेक्शंस. सेकंड, दे डू नॉट वांट कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के सीधा खिलाफ जा रही है बात. थर्ड, दे डू नॉट वांट द पावर ऑफ योर वोट. आपको याद रखना पड़ेगा कि मोदी जी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर through the largest elections ever in human history. Yes. Ever in human history. Not one, not two, 3 elections. इससे बड़ा ना तो कभी पूरे मानवता की हिस्ट्री में के पूरे इतिहास में कभी इलेक्शन हुआ है, और हर साल जब हो रहा है तो सिर्फ एक ही इंसान जीते जा रहा है. उस इंसान को यह कहना कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही वो हो रहा है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना चाहते हो, या क्योंकि आप मानते नहीं उन सब चीजों को. तो इस बात को वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि अगर ऐसे लोग, देखो ये योगेंद्र यादव का ये कहना ये ऐसा नहीं है कि इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आपको याद होगा जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तब एक बॉडी बनी थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल. वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था उसको लीड करती थी सोनिया गांधी. वो एनएसी जो थी, दैट वाज द वन व्हिच वाज सेटिंग द पॉलिसीज एंड रूल्स विद इन द कंट्री, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द कैबिनेट, नॉट द लेजिस्लेशन. वो एडवाइजरी काउंसिल थी. वो एडवाइजरी काउंसिल में कोई भी इलेक्टेड नहीं था, और उसमें योगेंद्र यादव थे और हर्षवर्धन थे, और वो सोनिया गांधी वो लीड करती थी. एंड यू नो, एक ये बड़ी सैड बात है. मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि उस समय ऐसा हुआ कि वो केस आया था जिसमें ये कहा गया कि सोनिया गांधी एमपी होते हुए एक वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विच वाज ये चेयर वुमेन ऑफ एनएसी, जहां पर उनको पैसे मिलते थे, एक एमपी वो नहीं होल्ड कर सकता, पर उन्होंने किया. तो कांग्रेस ब्रॉट अ लॉ के रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑफिस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है. ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया. एक रेट्रोएक्टिवली वो बनाया गया लॉ जो पहले से उनकी गलतियों को साफ कर रहा था, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने वो हामी भर दी. ये पहली बार नहीं हुआ कि भारत का जो नागरिक है उसकी सिटीजनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इट हैज थ्रोन अंडर द बस. ये तब भी हुआ था जब इमरजेंसी हुई थी. तब इमरजेंसी जब हुई थी तब 5 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस जो थे उन्होंने ये अग्री किया था कि भारत के नागरिकों की जो सिटीजनशिप राइट्स हैं, जो रियल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, उनको आप स्थगित कर सकते हो, उनको आप वो खत्म कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, विच वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. बट वो 4 जजेस ने वो एग्री किया और इमरजेंसी हुई. उसमें से सिर्फ एक जज ऐसा था 5 में से जिसने नहीं किया था. वो थे जस्टिस खन्ना. He never became the chief justice. The other 4 became the chief justices, including P.N. Bhagwati, including वो Y.V. चंद्रचूड़. जिन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहना नॉर्मल टाइम्स में, अरे माय हार्ट बीट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो बाबा अम्बेडकर जी इन्होंने वो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दिल धड़कता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. आप नॉर्मल टाइम से बोल सकते हो. जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन लाइन पे था, जब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा था, तब आपने क्या किया था? दैट इज द क्वेश्चन. तब इन 4 जजेस ने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की वो धज्जियां उड़ा के रख दी थी. मैं कैसे मान लूं कि वो जज जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में खतरे में था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का साथ नहीं दिया, मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने बाद में जो चीज कही होगी वो सही होगी, या उससे पहले जो चीज वो कही होगी वो सही होगी? बिकॉज वो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन कि इफ यू हैव इंटेग्रिटी देन नथिंग एल्स मैटर्स, इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स. इन जजेस के पास इंटेग्रिटी नहीं थी, वो उन्होंने दिखाया उस हेबियस कॉर्पस वाला जो केस था.
तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने पहले या बाद में जो कुछ भी कहा होगा वो वाकई में वो पूरी इंटेग्रिटी के साथ, मोरालिटी के साथ कहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहा होगा। सेम चीज फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही किया एनएसी के केस में। तो हमारे साथ ये हमेशा रहा है कि जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल ऑफ लॉ की और जस्टिस की और इन सब की, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में खतरे में होता है तब वो कभी भी भारत के सिटीजन्स का साथ नहीं देते। और खतरे में यही क्या, they are the biggest exploiters of constitution, amendment 42, राइट जो इन्होंने 42nd अमेंडमेंट किया था, सोशलिस्ट सेकुलर गवर्नमेंट डाल दिया था इन्होंने, सोशलिस्ट एंड सेकुलर इंसल्ट किया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपको पता है 42nd अमेंडमेंट को? राइट बिकॉज दैट अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा चेंजेस उसी वक्त आए, एंड दैट वाज जस्ट फॉलोइंग द इमरजेंसी। करेक्ट इंदिरा गांधी तो जिंदा थी ना तब, राइट और उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे, पार्लियामेंट में हंगामा मचा था। बट आज के डेट में क्योंकि लोगों को इतिहास पता नहीं है तो कोई उस बारे में बात नहीं करता है। ये एक वो लाल किताब हिलाते हुए लेकर आ जाते हैं, ये लो लाल किताब, लाल किताब। वी नो व्हाट इज दैट लाल किताब? लाल किताब इज चाइनीज का लाल किताब, प्लीज Right. हमें मत बताइए, राइट? बट एक तो ये हो गया। दूसरा, कैनवास के बारे में आपने बात किया। व्हाट इज दिस जीन शार्प थ्योरी, जिसके बारे में आप कई बार बात कर चुके हैं? तो जीन शार्प जो था उसने जैसे मैंने बताया कि 198 मेथड्स उसने बनाए थे, और ये क्लोवर्ट पिवन जो था, जो प्रोफेसर थे दोनों ने, उन्होंने बताया कि एक क्राइसिस को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। उनका तरीका ये था कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे सबको सारे एक ग्रीवेंस हो, कोई तो किसी का कोई दुख है, उसको आप लेकर एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे आप जोर डाल दो कि, और उन्होंने एक्चुअली एक वो 2-3 तरीके से किसको यूज किया था। एक तो ये था कि अगर कोई वो लॉ है या कोई वो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आप देती है, तो बहुत सारे लोग एक साथ वो बेनिफिट को अवेल करना शुरू कर दो, तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगी। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगी तब आप उसके खिलाफ आप एजिटेशन शुरू करो, और जब आप एजुटेशन शुरू करोगे वो एडमिनिस्ट्रेशन गिर जाएगी, जब वो गिरेगी हम अपने लोग वहां डाल देंगे। तो ये उनका तरीका था क्लोवर्ट पिवन का। इस पूरे स्ट्रैटेजी को जीन शार्प की अगर स्ट्रैटेजी जो थी कि आप ऐसे ऐसे तरीके यूज करो, गांधी का, फलाने का, ढमकाने का, उन सबका वो करके 198 उन्होंने वो मेथड्स बनाए, और फिर दिखाया कि कैसे एक गवर्नमेंट के ऊपर आप जोर डाल सकते हो, एक रेजिस्टेंस शुरू कर सकते हो ताकि वो गवर्नमेंट नीचे गिर जाए। तो जब आप क्लोवर्ट पिवन और जीन शार्प दोनों का अगर वो कॉम्बिनेशन करो तो आप ये देख सकते हो कि पहले क्राइसिस को कैसे क्रिएट किया जाए, आप कैसे ग्रीवेंस वो कैसे क्रिएट कैसे करोगे। अगर एक मैन्युफैक्चर्ड ग्रीवेंस है, अगर आप देखो सीए में किसी भी मुस्लिम का वो सिटीजनशिप राइट नहीं गया, येट पूरा टाइम सिर्फ यही बोला गया कि मुस्लिम्स का सिटीजनशिप राइट छीना जा रहा है। किसी का नहीं गया, सब जानते थे। वो एक झूठ था, एक मैन्युफैक्चर्ड ग्रीवेंस था जो मुस्लिम्स के साथ लगा दिया गया, और वो चलता चला गया। उसको उन्होंने यूज करके एक क्राइसिस क्रिएट की, वो क्राइसिस क्रिएट की गई थी। वो जब क्राइसिस क्रिएट हुई उसके बाद उन्होंने वो जो मेथड्स थे जो जीन शार्प के बाद में कैनवस ने और उसको पैना किया वहां सर्बिया में, और सटायर यूज करके उन्होंने और उसको इतना परिपक्व कर दिया कि आप किसी भी वो रेजिस्टेंस मूवमेंट में आप उसको यूज करो, तो अगर कभी भी वो बहुत कम तरीके होते हैं उसको वो भेदने के, राइट। सबसे पहला वो क्या होता है, वो इंस्टिंक्ट, शेख हसीना का इंस्टिंक्ट क्या था कि मैं आर्मी को यूज कर लूंगी और उनको मार दूंगी। बेवकूफी था इस तरह। हाँ, वो फंस गई। ऐसे ही हर जगह यूज हुआ है। अगर, और हमारे यहाँ बहुत लोग थे, इवन वो बहुत सारे जो मोदी के साथ अलाइन थे वो भी ये कह रहे थे कि ये यूज क्यों नहीं करते पुलिस को इनको करने ही नहीं देना चाहिए। वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती। यू कैन नॉट डू दैट। इफ यू डू दैट, पुलिस को यूज करके इन लोगों को सेफ रखना जरूरी था। कि जैसे नेपाल में, इफ यू रिमेम्बर, नेपाल में जो फर्स्ट शॉट फायर किए गए थे, दैट दोस बुलेट्स आर नॉट फाउंड इन नेपाल। मारा गया, जो पहली लाश गिरी थी
वो वहां पे चाहे उन्होंने किसी नेपाली बंदे को हायर करके किया हो या किसी CIA एजेंट ने किया हो, बट तो क्योंकि बुलेट जो उस बच्चे के बॉडी में लगी थी, दैट वाज नेवर मैन्युफैक्चर्ड इन नेपाल जब फॉरेंसिक्स हुआ। तो इन Right. लोगों को सेफ रखना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि तो चाहते ही एक या दो लाशें गिर जाए और उसके बाद हैवॉक क्रिएट हो जाए। Right. And तभी वो that is the reason why Sonam Wangchuk had to be taken out. Because बहुत सारी जो बातें जो चल रही थी उससे साफ ये था कि या तो वो मारे जाएंगे या वो कुछ उनके साथ होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उनको ऐसी जगह पे लेके जाना जहां वो सेफ रहें। तो यू आर राइट। इसीलिए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से निकालकर मेदांता लेकर गए थे। सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत ही क्राउडेड जगह पे है। सामने में मतलब ये रोड है अगर, तो एक तरफ सफदरजंग है, एक तरफ एम्स है, राइट। और वो एरिया बहुत एक्सपोज्ड एरिया है। तो बार बार जो इनकी डिमांड हो रही थी कि भाई इनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएं। मेदांता में एंट्री पॉइंट एक है, बाकी बेसमेंट वगैरह तो है। तो आपको वो उस एरिया को गार्ड करना या किसी वार्ड को आइसोलेट कर देना इज मच मोर इजियर देन टू सेफगार्ड एंटायर सफदरजंग, जहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। सरकारी हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सामने में एम्स है, तो वहां पे रिस्क एरिया और बढ़ जाता है। तो बेस्ट वाज टू पुट हिम इन अ सेपरेट प्लेस इन मेदांता, जहाँ पे सिक्योरिटी इज मच मोर इजियर टू मैनेज। क्योंकि मेदांता एक, सर आपने भी देखा हुआ है, गुड़गांव में मेदांता एक आइसोलेटेड, थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस पे है, उसके आसपास उतना स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स नहीं है। करेक्ट। अच्छा, अब एक और चीज मैं बोलूंगा इसमें कि आई थिंक एक जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक जो हुई बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से, वो था कम्युनिकेशन का। उसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर को खुद को आना पड़ा था इंस्टाग्राम के, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो ठीक नहीं थी। हमारी नहीं, बीजेपी IT सेल की स्ट्रैटेजी है। हम लोग तो हमेशा से वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी को बोल रहा हूँ। मैं तो उनकी मानती हूँ, फेलियर है पूरे। तो ये एक ना एक वो साइकोलॉजिस्ट थे विलियम मैकग्वायर, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसका नाम था कॉग्निटिव इनॉकुलेशन। मतलब आप इनॉकुलेट कर दो सोसाइटी को और खुद को फॉर कॉग्निटिव लाइक इश्यूज दैट विल कम अप। तो बेसिकली उसको कहते हैं प्री बंकिंग होता है कि एक तो होता है डिबंकिंग, कि जब कोई उल्टी सीधी बातें बोले, फेक स्टोरीज लाए, फॉल्सहुड्स बोले, आप तब उसको डिबंक करो। दूसरा होता है प्री बंकिंग, आप इससे पहले कि वो आए, आप पहले से ही वो सोसाइटी में उस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है उसके तोड़ पहले से डालो, तो इनॉकुलेट कर दो, वो प्री बंकिंग करो। वो जो है लाइक इट कैन ऑल्सो बी looked at like a vaccine for brain washing, कि इससे पहले कि ब्रेन वॉशिंग शुरू हो सोसाइटी की, आप उससे पहले सोसाइटी को वो वैक्सीन लगानी शुरू कर दो थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वो करेक्ट इंफॉर्मेशन। दैट थिंग नेवर हैपेंड। और ये IT सेल पूरा वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। तो प्री बंकिंग तो बहुत दूर की बात है, वो रिएक्टिव भी पूरी तरह से नहीं कर रहा काम। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको करना पड़ रहा है, बिकॉज और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती और फिर भी उनको करना पड़ता है। बिकॉज एक बात हम लोगों को तो एटलीस्ट सबको बहुत क्लियर है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कि ये बीजेपी, RSS और मोदी जी सिर्फ प्रॉक्सीज हैं, असली टारगेट हिंदूज हैं। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली इस पूरे खुद की सेफ्टी, खुद को ठीक रखने का जो पूरा जिम्मा है वो हमारे ऊपर है। ठीक है, मोदी जी, बीजेपी, RSS अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें खुद को देखना होगा। देयर इज नो अदर वे आउट। Their target is not Modi. Their target is not Dharmendra Pradhan. Their target is Hindus and Bharat. It's as simple as that. Correct.
जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है दृष्टिकोण.com, दृष्टिकोण यूट्यूब पे भी है, अपना वेबसाइट भी है। प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।